आप आपके प्रश्न पूछ सकते हो। किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो। पूछो, आपने क्या प्रश्न लिखा है, पूछ सकते हो आप प्रश्न। हेलो। हाँ बोलो। सर, कोई पेशेंट अगर जिरना अमवात की केस है हमारे पास जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, लगभग 1.5-2 साल से नॉन केस है अमवात की, और उसे जानु संदिग्धवाद के भी कंप्लेंट स्टार्ट हो रहा हो, मतलब जानु संदिग्ध तो मतलब मैं चेक कर रहा हूँ तो उसको क्रेपिटस फील हो रहा है, आवाज कट आ रही है, उठते बैठते वक्त दर्द हो रहा है, तो ऐसे टाइम दोनों का विचार कैसे कर सकते हैं सर? अमवात और संदिग्धवाद दोनों का, वो भी निराम संदिग्धवाद लग रही है जानु में, तो ऐसे टाइम कैसे हम चिकित्सा करें? तो हमारे पास जब अमवात का पेशेंट आता है, अमवात ऑपरेशन इसका मतलब आयुर्वेद के हिसाब से अमवात, हाँ, आर ए पॉजिटिव नहीं, हाँ। तो जब अमवात का पेशेंट आता है तो जानू पर उसका शूल है, शोथ है, आम के लक्षण है, खाता है पर उसको अशक्त, कितना भी खाने के बाद भी उसको क्या होता है, अशक्त, क्या वीकनेस महसूस होता है, हाँ, या फिर उसको पेट ढंग से साफ नहीं होता, जो कुछ पुरुष होता है वो भी उसमें स्निग्धांश ज़्यादा रहता है। तो ये सब आम के लक्षण उसको पाए जाते हैं, तब आप उसको आमवात बोलते हैं। मॉडर्न में जो आमवात के लक्षण है, जैसे आरए के लक्षण है कि मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर रहना चाहिए, उसमें रेडियोलॉजिकल चेंजेस रहने चाहिए, सिमेट्रिकल अर्थराइटिस रहना चाहिए, ये रोमेटॉइड नोडुल्स रहने चाहिए, ये हमारा अमवात नहीं है। हाँ, हमारा अमवात जो हमारे लक्षण दिए हैं वैसे, और उसके वैसे वैसे हेतु हुए हैं, अगर वैसे होए तो वो अमवात है। फिर उसकी चिकित्सा करते समय हम जो हमारे पास आते हैं रुग्ण, तो हम आम का पाचन करते हैं, जो अमवात की चिकित्सा दी है वो हम करते हैं। अब ज़्यादातर होता क्या है, ये अमवात के रुग्ण जो है वो जब आते हैं हमारे पास तो 2-2 साल 3-3 साल के बाद आते हैं, ठीक है, कभी कभार, ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, और उसने पहले से ही सब कुछ पाचन ये सब लिया रहता है, उसका अभी अमवात जीर्ण वात व्याधि बना रहता है, और फिर भी हम उसकी ट्रीटमेंट अमवात करके करते हैं। जब जानू से ध्वनि महसूस हो रहे हैं, जानू से ध्वनि आ रहा है, उसको लग रहा है कि जानू में उतनी ताकत नहीं है, कट आवाज़ जिसको बोलते हैं वो आ रहा है, तो उधर आम के लक्षण नहीं है, वो जीर्ण वात व्याधि है। और अगर ऐसा जीर्ण वात व्याधि हो तो उसको स्नेहन स्वेदन, जो वात व्याधि की ट्रीटमेंट है वो आनी चाहिए, जो बेसिक है, स्नेहन है, स्वेदन है, अवगाह है, हाँ, तो बस्ती है, ये ट्रीटमेंट चालू करो, ठीक है। आरे है, पहले अमवात था, फिर आरे फैक्टर निकला, ये सब बाद की बातें हैं। हमारे पास अभी पेशेंट आने के बाद, हमारे पास जब पेशेंट आता है, 1 मिनट है ज़रा, हेलो हेलो हेलो। हाँ, हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो जीर्ण वात व्याधि का आया रहता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में हम निर्गुंडी जो तेल रहता है, हाँ, जो चरक ने बताया गया निर्गुंडी तेल है, उसका निर्गुंडी क्वाद ज़्यादा रहता है उसमें, वो तेल का अगर स्नेहन किया और स्वेदन किया तो उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी वैद्यों के पास गया रहता है, आम का पाचन पहले से ही हुआ रहता है, और फिर वो प्योरली वात व्याधि, जीर्ण वात व्याधि बनी रहती है। फिर उसको लेखन करते फिर वो वात बढ़ता है, फिर वो ऐसे अमवात के रुग्ण को वो जो शूल है वो उसको कंट्रोलेबल नहीं होता, हाँ। तो उस ऐसे अमवात के पेशेंट को आप जीर्ण वात व्याधि ऐसे करो और उसकी ट्रीटमेंट करो, फिर वो चाहे स्नेहन हो, स्वेदन हो, हाँ। स्तंभ लक्षण आम का भी होता है, कफ का भी होता है, और वात में भी स्तंभ लक्षण होता है। जब रुक्षता आती है, परुषता आती है, तब भी स्तंभ होता है, ठीक है। तो स्तंभ अखड़न जो है वो हर टाइम कफ की होनी चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर दोनों मॉडर्न में देखा जाए तो वो जो सरफेस एरिया है जो टोटली एरोडेड सरफेस एरिया हो जाते हैं, हाँ, उसमें जो स्मूथनेस है ना, श्लक्षणता है ना, वो जाती है, और श्लक्षणता जाने के बाद भी वो स्तंभ महसूस होता है, ठीक है। तो हर टाइम ये उससे ही होगा ऐसा नहीं है, जीर्ण वात व्याधि में ये सब दिखता भी है, हाँ। तो उसकी ट्रीटमेंट करते समय मैंने बोला वैसा निर्गुंडी तेल लगाओ, अगर थोड़ा भी आम हो तो उससे कुछ ये नहीं होता, और माइल्ड निर्गुंडी तेल लगाने के बाद उसको स्वेदन दो, ऐसे स्नेहन स्वेदन जो है वो करो, और अपनी बस्ती जो है वो चालू करो, जीर्ण वात व्याधि ऐसा उसका निदान करो।
हाँ सर। क्या होता है, बहुत सारे वैद्यों के पास आम वात का तो पेशेंट आयुर्वेदिक एलोपैथी करने के बाद बहुत सारे आयुर्वेदिक के पास गया रहता है और उसका इतना पाचन हुआ रहता है कि अभी उसमें कुछ आम ही नहीं रहता, ठीक है ना, और वो टिपिकल जीर्ण वात व्याधि बना रहता है। और ये जानो ध्वनि आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आकाश महाभूत बड़ा है, तो आकाश महाभूत बड़ा है तो कहाँ का उसका उधर आम होगा, ठीक है ना। हमें तो दवाई देनी है, वो भी आकाश महाभूत की देनी है, तो वो और बढ़ेगा और कटकट आवाज़ आएगा। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। फिर उसका निदान कैसा है, बाकी के निदान कैसे है वो देखो, हर टाइम जॉइंट पर ये मत करो। उसका वो वात व्याधि जब बढ़ता है तो कोष्ठगत वात जाता है, आमाशयगत वात जाता है, उनका अस्थिगत वात गया तो तिक्त क्षीर बस्ती विस्ती वो सब देना है, ठीक है ना। मांसगत गया तो फिर ये जो है ना अपना विरेचन रक्तमोक्षण ये विरेचन और निरोबस्ती ये देने हैं, ठीक है ना। कई ऐसे वात व्याधि के पेशेंट को क्या होता है, हम इतना पाचन करते हैं और इतना वात प्रकोप हो जाता है कि हृदय स्पंदन और हृदय वातज रुद्रोग के लक्षण दिखाई देते हैं ऐसे रुग्ण को। जैसे आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस में देखोगे तो हार्ट की जैसे कॉम्प्लिकेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ ये होता है ना, हार्ट का कार्डियक मैनिफेस्टेशन जो है, अभी मॉडर्न का मुझे याद नहीं, पर क्या है वो, सीरो पॉजिटिव, तो वो दिखता है। तो इसलिए फिर इसको फिर शाल्मरी सिद्ध दुग्ध विग्ध जो है ना, वो हृदयगत वात की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ऐसे वो फिर पेशेंट को, शालीपर्णी सिद्ध दुग्ध ये सब देना पड़ता है। तो ऐसे मत देखो कि वो पहले आमवात था अभी आमवात की ट्रीटमेंट देनी है। अगर जीर्ण वात व्याधि दिख रहा है, आपको कटकट आवाज़ महसूस हो रहा है, उसको स्थूलता कम हो गई, वो पतला हो रहा है, ये सब दिख रहा है, तो आपको जो सर्वांगवात है जो है, सर्वांगवात की ट्रीटमेंट क्या है, अभ्यंग और स्वेदन वो चालू करनी है, चाहे आर फैक्टर कितना भी हो। हाँ सर। फिर भी अगर ऐसे आपको लग रहा है कि व्याधि संकर है, कि आमवात है और बाकी जॉइंट में कुछ नहीं, तो फिर जानु संधि में ही कटकट आवाज आ रहा है, बाकी के संधियों में शूल है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा भी कभी कभार होता है ना, क्योंकि स्थान संशय रहता है ना, तो उधर संधिवात रहता है और बाकी जगह आमवात, ऐसे जब कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तब जो संधि है, वो जो जिस संधि से कटकट आवाज आ रहा है, जिस संधि में क्षय महसूस हो रहा है, उधर उपनाह का प्रयोग करो। क्योंकि कटकट आवाज़ वायु का आवाज़ जो है वो आकाश महाभूत का प्रतीत है, तो उसको उपनाह करो। उपनाह में क्या है मालूम है आपको, ठीक है। मांस लेना, उसमें निर्गुंडी तेल हो तो वो डालना, दशमूल का कल्क लेना, वो सब लेना, एरेंडल पत्र लगाना और उसको घुटनों पे लगाना, ऐसे उसको उधर उपनाह करो, बाकी की जगह पाचन ट्रीटमेंट दो। ऐसे भी कर सकते आप, ठीक है ना। वात व्याधि जो है वो एक बार उसकी जो लिंक पता चल गई आपको, कि स्वतंत्र है क्या परतंत्र है, किससे आवृत्त है, ये पता चल गई तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल रहती है। और फिर सिंपल मीन्स क्या, पूरे फॉर्मूले ही ग्रंथों ने दिए हैं। अगर कोष्ठगत वात हुआ तो क्या देना, ये देना, षडधरण चूर्ण ये देना। बुध पक्वाशय इसमें वात आ गया, पक्वाशयगत वात आ गया तो क्या देना, फिर वो उदावर्त की ट्रीटमेंट देना। सर्वांगत वात आ गया तो क्या देना, ये देना है ना, स्नेहन स्वेदन करना। त्वकगत वात आ गया तो क्या देना, फिर अभ्यंग देना। तो रक्तगत आ गया तो क्या देना, उसको विरेचन। ये सब दिया ही है उन्होंने लाइन कि क्या करना है कि नहीं। गर्भाशयगत गया तो भी दिया है ना, वो इसका साल, गंभारे की साल उसको सिद्ध दुग्ध ये देना। तो ये कहाँ गया वात, उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, पिक पॉइंट ट्रीटमेंट जो है, प्रिसाइज ट्रीटमेंट ग्रंथों ने दी है। सभी को स्नेहन स्वेदन ये नहीं है, ये कॉमन ट्रीटमेंट हो गई, पर एग्जैक्ट कहाँ गया वात और फिर क्या करना है ना, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी है, तो उस हिसाब से करो। सर कुछ पेशेंट्स में जानु संधिगत वात में मतलब पूरा ही फ्यूज हो जाता है, मेडियल मेनिस्कस पूरा दिखता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम कितना परसेंटेज रिजल्ट्स दे पाते हैं? वो मेनिस्कस हमें मालूम ही नहीं, ठीक है। हमें क्या मालूम है, जानु संधि में शूल है। शूल कब बढ़ता है, सुबह, दोपहर को, शाम को, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, ये शीत ऋतु में बढ़ता है, उष्ण ऋतु में बढ़ता है। गर्म पानी लगाने के बाद अच्छा महसूस होता है या ठंडा पानी लगाने के बाद। हमारा काम ये है, लिगामेंट टिगर है क्या, ये हमारा काम नहीं है। हमें क्या है, लक्षण है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास उपशय अनुपशय है।
ये देखो, ठीक है ना। हाँ, फिर व्याधि कृच्छ साध्य कब होती है बोला है, इसके भी क्राइटेरिया दिया है। जब पूरे तरह से पूर्व रूप से वो व्याधि दिखाई देने लगे, पूरी लक्षणों के साथ व्याधि दिखाई देने लगे, तो व्याधि को असाध्य समझना चाहिए, कष्ट साध्य समझना चाहिए, ठीक है ना। MRI का पिक्चर से व्याधि कष्ट साध्य है ये नहीं हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, हम क्या डिसाइड करेंगे, हमारे क्राइटेरिया से। रुग्ण का बल कम है, व्याधि जिसकी व्याधि है उसी का काल है, हाँ, व्याधि जिसकी है वही स्थान है, व्याधि पूर्व रूप से पूरी उत्पन्न हुई है, तो ये कष्ट साध्य है, असाध्य है। ये हमारा क्राइटेरिया है। हाँ, तो चाहे MRI में वो दिखने में वो पिक्चर जो है वो एकदम इजीली क्यूरेबल क्यों ना लगे, ठीक है ना। हमारा क्राइटेरिया ये है। और हो गया आपका समाधान? हाँ सर, थैंक यू सर। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आमवत के तीव्र अवस्था होती है, जब बहुत ज्यादा शूल है, बहुत ज्यादा स्तंभ है, तो ऐसे टाइम पे हम बाकी बस्ती तो स्टार्ट करते ही है, फिर भी उनको पेन ज्यादा ही रहता है, तो ऐसे टाइम हम क्या कर सकते हैं? आमवत के पेशेंट को जो संधियों पे शूल रहता है उस पर हम निर्गुंडी विश्व इसका लेप कर सकते हैं। उससे वो शूल कम हो जाएगा। पहले तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, हाँ, कोई भी व्याधि हो तो शूल होता है, ठीक है। अगर इंसान ऊपर से गिर भी गया तो शूल होता है। शूल कितना होना, ये जो टॉलरेंस है ना, वो कैपेसिटी पेन किलर की जो गोलियां हैं इनसे कम हो गई है। उन्होंने पहले जो NSAID खाई रहती है, नहीं तो ऑक्सीकैम डेरिवेटिव कोई तो कुछ तो खाई रहती है, और फिर उससे क्या होता है, वो 1%, 10%, 20% जो शूल है वो टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये करना। दूसरी बात, आमवात के पेशेंट आपको दिख रहा है पूरा का पूरा उसका सूजन लग रही है, तो ये सब लक्षण है, उसमें कफों के जो लक्षण है, आम के जो लक्षण है, उसमें तीव्र स्वेदन ये चिकित्सा है। क्या है? तीव्र स्वेदन। तीव्र स्वेदन मीन्स क्या? तीव्र स्वेदन मीन्स उसको बिठाना और बिना तेल लगाए उसको स्टीम देना। करते नहीं कोई, पर ये अगर किया तो सूजन बहुत कम होने लगती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को एकदम, अगर उसमें आपने जो पानी है उसमें निर्गुंडी, विश्व या फिर अग्निमंथ के अगर पत्ते हो आपके पास, एरंडामूल के पत्ते हो, तुलसी जो है उसके अगर पत्ते हो, अर्क के पत्ते हो, वो अगर पानी में डाल दिए तो पेनिंग, एक स्वेदन में पेनिंग कम हो जाता है, एकदम बहुत कम हो जाता है। हाँ, तो ये किया नहीं रहता हमने। तो ये करके देखो, सिर स्वेदन या फिर वृक्ष स्वेदन करो, ठीक है। ये अगर हमने नाड़ी स्वेद में या ये दवाइयाँ डाल दी तो ये सब वृक्ष है। हाँ, तो इसका अगर स्वेदन दिया तो वृक्ष स्वेद जैसा हमें रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। और मॉडर्न का आमवत है ना, मॉडर्न का कुछ मत देखो इन द सेंस, वो दिमाग में मत रखो कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, आर ए फैक्टर इतना है उतना है, ये अल्नार डेविएशन है, स्वैननेक डिफॉर्मिटी है, ये हमारा ये पढ़ाई के लिए ठीक है सब कुछ अच्छा, ठीक है। उसका मैनिफेस्टेशन ये होता है, ये पढ़ाई के लिए ठीक है, पर दिमाग में हमारे पूरे ये बनाओ, कंपार्टमेंट बनाओ कि ये आयुर्वेदिक तो आयुर्वेदिक कंपार्टमेंट, ये तो ये दोनों एक दूसरे में नहीं जाने चाहिए कंपार्टमेंट। ठीक है, ये ऐसा करो। सर, एक पेशेंट है मेरे पास, आपको मालूम रहना चाहिए कि मॉडर्न में आमवत को क्या है, एक NSAID देते हैं, डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग आणि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ये 3 पैटर्न है, ठीक है। NSAID में क्या आता है, डाइक्लोफिनेक, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव आता है। डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग में क्या आता है, वो मिथोट्रेक्सेट है, वो ये सब कुछ आता है। और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में क्या आता है, वो प्रेडनिसोलोन लिग्नोकेन का इंजेक्शन। यह मालूम सिर्फ रहना चाहिए। क्यों? कौन आपके पास पेशेंट आता है, उसके प्रिस्क्रिप्शन आते हैं मॉडर्न,
के जो MCH डॉक्टर है उनके आते हैं, वो सब आपको मॉलिक्यूल्स मालूम रहने चाहिए, फार्माकोलॉजी मालूम रहने चाहिए, पर ये पार्ट अलग है। जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हो तो हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, एक पेशेंट है फीमेल, आमवत की ही केस है। तो उनका मतलब वैसे ही है कि बहुत ज्यादा पाचन हो चुके हैं वगैरह। हाँ। लेकिन उनको ना पेन कहीं और नहीं है, सिर्फ आर्च ऑफ फुट है ना वहाँ पे है, वहाँ पे स्वेलिंग नहीं है, रक्तवर्णा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर्च ऑफ फुट में ही है सिर्फ पेन, और लगभग 2 साल से उधर ही पेन है। तो वहाँ जो है वो सरक्त मेद रहता है, और वेदना जैसे वात से होती है वैसे दुष्ट रक्त से भी होती है। बहुत काल तक उष्ण दवाई देने के बाद ये उष्ण गुण रक्त दुष्टि भी करता है। हाँ, तो उसको जलों का उच्चारण वहाँ करके देखो, स्नेहपान करके, और फिर शूल कम हो जाता है क्या देखो। हाँ सर, थैंक यू सर। ये जो छोटी छोटी अस्थियाँ हैं वो सरक्त मेद है, वहाँ मज्जा नहीं होती। हाँ, तो मेद की चिकित्सा करनी रहती है वहाँ, रक्त की चिकित्सा करनी रहती है, और उससे वो कम हो जाता है। कईयों को वो एकदम क्या बोलते हैं, टेल बोन में पेनिंग रहता है, वहाँ ही पेनिंग, बाकी कहाँ नहीं। हाँ? तो वहाँ उस प्रकार की चिकित्सा करनी रहती है। और ये सब ग्रंथकारों ने दिया है, ये हमारा कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने इतना सिंप्लीफाइड कर दिए हैं सब कुछ ट्रीटमेंट, हमें सिर्फ बिठाना है उसको ट्रैक में कि ये इसमें है, इसका है ट्रैक, है ना। और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ग्रंथ लिखते समय उनको ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि ये मैं लिख रहा हूँ ये सामने वाले को कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना। लोक कल्याण के लिए ग्रंथ लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। अब हमें संस्कृत ज़्यादा आती नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है, पर उन्होंने इससे नहीं लिखा है कि कुछ इनको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बराबर है ना। तो बहुत उन्होंने सिंप्लीफाइड किया है, और बहुत कैटेगरीज की है। आपको ये नहीं लग रहा है इस तरीके से आप ट्रीटमेंट नहीं देख सकते, तो उस तरीके से देखकर देखो, इस तरीके से नहीं लगा, ऐसे उन्होंने बहुत से ये कर दिए हैं। तो किसी भी मार्ग से आप उस जो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगला। किसी को पूछना है तो पूछो। पूछो, आपके क्वेश्चन निकालते जाओ। हफ्ते में 1-2 बार तो हम डिस्कशन लेने वाले हैं। जो भी हो, आपको लगा कि बाबा ये क्वेश्चन छोटा है, मैं कैसे पूछूं, ऐसा कुछ भी मत ये करो। यही प्लेटफॉर्म है आपको आपके डाउट क्लियर करने का। ऐसे सोचो और पूछो। तर आता तुम्ही टेल बॉनच्या बाबतीत बोलले ना। हाँ, तर तो म्हणजे तिथे विचार करायचा का, तिथे मेदाचा विचार करायचा? जे छोट्या छोट्या अस्थि है, जहाँ जहाँ छोटी छोटी अस्थियाँ हैं वहाँ उसमें मज्जा नहीं रहती, उसमें सरक्त मेद रहता है। ठीक है। हाँ, तो क्या करना है, शूल जो है वो वात के कारण भी होता है और दुष्ट रक्त के कारण भी होता है। तो वहाँ आप रक्त मोक्षण कर सकते हो। अर्थात बाकी की जो चीज़ें हैं, हेतु ऐसे है क्या नहीं है क्या, ये सब देखो। जहाँ जहाँ रक्त दुष्टि है वहाँ आरक्त वर्णता आती है, वहाँ दाह आता है, वहाँ आप हाथ स्पर्श लगाने के बाद आपको महसूस होता है कि यहाँ गर्म, बाकी की जगह से यहाँ गर्म स्पर्श है, वहाँ पिटी को उत्पत्ति होती है। ये बहुत से बाकी के भी क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना। हाँ, ठंडा पानी लगाने के बाद अच्छा लगता है, गर्म स्वेद देने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें हैं। पित्त आणि वात प्रकृतीची आहे। हाँ, एक मिनिट, मोठ्याने बोला, काय म्हटलात? तर एक पेशंट आहे की वात आणि पित्त प्रकृतीची आहे, आणि तिने आमवात म्हणून बायका वैद्यांकडे ट्रीटमेंट घेतली आणि तिकडे पंचकर्म केलं। तर पंचकर्म केल्यानंतर स्नेहन स्वेदाने तिला जॉईंट स्टिफनेस वाढला आणि जॉईंट पेन पण वाढलं। तिला मॉर्निंग स्टिफनेस असतो 2 ते 3 तासापर्यंत आणि वेदना खूप असतात। पाचन दिलं तर वेदना वाढतात, आणि जर असं वात रक्ताचा विचार करून जर दिलं तर त्रास परत कमी होत नाही काही। तर तिथं काय विचार करायला पाहिजे? केस डिटेल सांगितलं पाहिजे। हे बघा, कार्यकारण भावावर, जो कार्यकारण भाव है उसके ऊपर आयुर्वेद चलता है।
मॉडर्न में कैसा है, डिसीज ड्यू टू द अननोन ओरिजिन, एक पूरी उन्होंने लिस्ट बनाई है कि ये डिसीज है, उनका कॉज ही नहीं है। ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। अगर शीत गुण से व्याधि नहीं कम हो रही है तो उष्ण गुण लगाओ, उष्ण गुण से नहीं हो रही है, शीत से भी नहीं हो रही है, उष्ण से नहीं हो रही है तो ये रक्तज व्याधि है, फिर रक्त निकालो। इससे भी नहीं हो रही है तो ये कृमिजन्य है, कुछ तो है, ठीक है, उसका ढंग से निदान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसकी डिटेल केस हिस्ट्री लेनी चाहिए। हाँ, डिटेल केस हिस्ट्री उसकी ले लो, ग्रुप में डालो। हाँ, एग्जैक्ट कॉज क्या है वो पता निकालने दो। जब तक हेतु नहीं मिलते तब तक ट्रीटमेंट देनी नहीं। ये सिंपल फार्मूला दिमाग में रखो। ऐसे ही नहीं आया है, आकाश से नहीं गिरी है व्याधि और हुई नहीं है ना। क्या हुआ है एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं लग रहा है, फिर आगे की बात है, फिर किससे कम हो रहा है, ये सब है। पर पेशेंट का भी बोल रहे हैं इससे भी नहीं, उससे भी नहीं, कुछ तो होगा ना कि जिससे कम हो रहा है। तो ये निकालो। पेशंटच्या हिस्ट्रीमध्ये आहे की सुरुवातीला परिकर्तिकेचा त्रास होतो। हां, म्हणजे तिथे उष्ण आणि उष्णतेचा विचार होता, तो क्लिअर झाला। पण आता तिथं मल प्राकृत आहे, अग्नी पण प्राकृत आहे, भूक पण छान लागते, पोट साफ होते, झोपही शांत आहे। तो कसा ठीक झाला हे पण महत्वाचं आहे। अर्श असेल, गुदगत या व्याधी असतील आणि जर चिकित्सा चुकीची झाली, अर्श मोठा आजार है, कारण त्याची व्याप्ति खूप मोठी है। तो अर्श की अगर ट्रीटमेंट गलत हुई तो महागद हो जाते और बड़े बड़े व्याधि हो जाते हैं, ऐसे बोला है। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट गलत हुई तो उसमें ये आ गया है क्या वो पैटर्न, वो भी देखो। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, वो एग्जैक्ट डिटेल केस हिस्ट्री देखो। कभी कभार क्या होता है एलोपैथी के कोई मॉडर्न मेडिसिन से क्या होता है, वो दवाई जहाँ संप्राप्ति हुई है और जहाँ से दोष बाहर निकल रहा है वहाँ पैचअप किया जाता है। तो पैचअप करना ठीक है, वहाँ का व्याधि गया ऐसा हमें लगता है, पर उसकी संप्राप्ति दूसरी जगह स्थान ये करती है, स्थान वैगुण्य करती है, स्थान दूसरी जगह का ढूंढती है जहाँ ख वैगुण्य हो, जहाँ दुष्टि हो, और वहाँ से व्याधि निकलती है। ठीक है ना। ये सब एक है, ये दोष 3 है, 7 धातु है, मल है। ठीक है, बहुत से व्याधियों का जो दोष दुष्ट समूर्छना जो है एक जैसी होती है। हाँ, जैसे प्रमेय है, कुष्ठ है ना, पर हर एक का पिक्चराइजेशन अलग है। ठीक है ना। मुझे अगर किसी ने कुछ 1-2-3 चीज़ें दी खाने की, कि बाबा पोहे दिए, ये दिया, वो दिया, तो एक जन उसका चिवड़ा बनाएगा, एक जन उसका दूसरा कुछ अलग बनाएगा, है ना। अंडे का एक ऑमलेट बनाएगा, एक जन बुर्जी बनाएगा, एक दिन अंडा मसाला बनाएगा। तो मेरा अंडा एक ही है ना। तो बना क्या है ना, कि कैसे बनाए इस पर है, बाकी के कारण कैसे कैसे उसको साथ दिए व्याधि को, हाँ, ये ढूंढना रहता है। इसीलिए कुष्ठ में प्रमेय को कुष्ठ की चिकित्सा दो, कुष्ठ में प्रमेय की योग आए हैं, ऐसे ऐसे मिक्सअप है ना, क्योंकि सबका जो मेन जो ये है, जो कंटेंट वो सब एक ही है कई व्याधियों का। ठीक है। तर परिकर्तिकेमध्ये आपण औषधी चिकित्सेने शमन चिकित्सा होते, पण त्याचं ख वैगुण्य काही जात नाही। पण तिथे जर समजा ऑपरेट केलं, व्रणरोपण तेलाचे पिचू दिले किंवा यष्टीमधू तेलाचा पिचू दिला तर परिकीर्तिका पूर्णपणे जाते। जर ती ज्वरजन्य परिकीर्तिता असेल, जर ती ज्वरातून उत्पन्न परिकीर्तिका असेल तर तिथं स्वेदाचं जनन करणं काम गरजेचं आहे। कारण जिथे स्वेद कमी होतो तिथेही दारण होतं, जहाँ स्वेद कम होता है वहाँ भी क्या होता है, दारण होता है। हाँ, एक तो कफ कम होने के बाद दारण होता है, नहीं तो पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ने के कारण दारण होता है। हाँ, और स्वेद कम होने के कारण होता है। तो किससे हुआ है ये पता पहले करो। हाँ, ये ज्वर से उत्पन्न है तो आपको स्वेद जनन ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। बाकी मलबद्धता इसके कारण अगर हुई है, अर्श के कारण, या फिर कुछ कोई अलग चीज़ें है, उसको मार लगा है, वाहन प्रवाह ज़्यादा है, प्रवाहन ज़्यादा है, ये भी कारण है, या फिर प्रेगनेंसी है, ये सब कारण है जो गुदगत विकृति होने के, तो उससे हो रही है। तो व्रणरोपण तेल के जो तेल है उसका पिचू देना, या फिर एस्टिमो तेल का पिचू देना, इससे वो हील हो जाती है जगह, पूरी हील हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये गुद है, मांस है। हाँ, गुद क्या है, मांस है, और होने वाली जो व्याधि है वात है। हाँ, वहाँ फटना। ठीक है ना। तो हमें वात की और मांस बढ़ाने की ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए। यष्टि जो है वो मांस बढ़ाने वाली द्रव्य है और शीत वीर्यात्मक है, और उसका तेल साक्षात वात करने वाला है।
ये व्रणरोपण भी है, ठीक है, और नया सेल रीजनरेशन करने की क्षमता उसमें है। तो यष्टि का तेल जो मिलता है, यष्टि का तेल बना के रखो, कभी भी यूज़ कर आता है, हाँ, जहाँ जहाँ ऐसी संप्राप्ति होती है। तो यष्टि के तेल का, और एकदम सिंपल तेल, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। उसका पिचू नित्य लगा रखना वहाँ पे। आप नित्य मल प्रवर्तन करते हो ना, तो नित्य वहाँ पिचू रखना। हाँ, 24 घंटे 20 घंटे वहाँ पिचू उधर यष्टि का तेला का, अगर यष्टि तेल वहाँ रहा तो उपस्ने न्याय से वो उधर का पूरा मांस अच्छा होने लगता है, खवई गुणने जाता है। लक्षण जाने के बाद व्याधि गया है ऐसा मत सोचो। लक्षण जाने के बाद कई जहाँ जितना एक दो महीना था और व्याधि आई थी, मैं 2 महीने से व्याधि है ऐसा बोल रहा है पेशेंट, और 1 महीने में अगर चली गई तो और 2 महीने ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी। पण सर भरपूर वेळा असं होतं की परत एखादे कधी मलबद्धता झाली किंवा मलवटक जर झाली तर परत विदारण होतं आणि परत त्रास होतो। कसं वो क्या है, कुछ तो कारण हेतु हुआ ही रहता है ना। ठीक है ना। जहाँ अगर फ्रैक्चर है, किसी को फीमर फ्रैक्चर है और फिर वो हील हो गया, ठीक है, और हील होने के बाद क्या हो गया, अच्छा खासा हील हो गया, तो जब कोई व्यात व्याधि आएगी उसको बुढ़ापे में, तो पहले वहाँ पे दर्द होता है। सूक्ष्म खवे गुण्य रहता है कई कबार, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना है, उस स्थान की जो मैंने बोला वैसे गुदे को पिच्चू जो है वो देना है उसको कंटिन्यू। रोज लगाने में क्या जाता है ना। ऐसे माझा एक प्रश्न आहे, म्हणजे परिकर्तिकाच आहे त्या पेशंटला, पण तिचं ना स्टूल रोज पास होतं, पण जे फर्स्ट स्टूल असतं ते हार्ड असतं आणि नंतर म्हणजे त्याच वेळेला जे होतं ते सॉफ्ट असतं। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी, प्लीज इंग्लिश में या हिंदी में बताइए। मैं बता रहा हूँ उनका ट्रांसलेशन करता हूँ मैं। बोलो। सो उस वजह से फिर उन्हें तकलीफ होती है, परिकर्तिका बढ़ जाती है, तो उससे ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बर्निंग रहता है आफ्टर पासिंग स्टूल। सो उसमें क्या विचार कर सकते हैं कि उसका फर्स्ट स्टूल ही क्यों हार्ड होता होगा, लेकिन उसे मोशन रोज होती है, कॉन्स्टिपेशन ऐसा नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टूल हार्ड होता है, बाकी जो बाद में होता है वो सॉफ्ट रहता है। इसको क्या करना है, अपान काल में आपको अनुलोम घृत देने हैं। क्या देने हैं, अनुलोम घृत या फिर एरेंडेल तेल, एरेंडल स्नेह। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पहला जो उसका स्टूल होता है पेशेंट का वो हार्ड होता है और बाद में स्टूल जो है वो ये होता है। बराबर है ना। तो इसको अपान काल में ये देने के बाद ये सब लक्षण बड़ी काल में अभी उसे सुकुमार घृत दिया है तो चलेगा ना वो। सुकुमार घृत प्रमेय चिकित्सा में आया है, ठीक है। जो रुद्रोग में देते हैं, बराबर है ना। तो दे सकते हैं आप, पर ये जो मैंने बोला इस तरह से ट्रीटमेंट करो, उसको अच्छा ये मिलेगा। लेकिन फिर घृत कौन सा हमें यूज करना चाहिए उसके अलावा? लवण सिद्ध घृत, कोई भी घृत में लवण डालो और उसको दे दो। अच्छा, यानी गोघृत भी लवण के साथ दे दो खाने से पहले। हाँ, ये आपमहाभूत का लवण है, अनुलोमन करने वाला लवण है। तो लवण के साथ सिंपल दवाई, लवण के साथ गोघृत अपान काल में देना। बाकी की चीजों देखो, पर जो आपने लक्षण बताए उसके अनुसार मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। मी अनोरॅक्टलच प्रॅक्टिस करतो मॅडम। तर त्याच्यासाठी पहिलं कारण असं आहे की सकाळचा जो नाश्ता आहे तो शक्यतो कोरडा असतो पेशंटचा, तर तो पहिला बंद करायला लावायचा। आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही जे सकाळी चहाच्या ऐवजी दूध आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप, आणि याच्या व्यतिरिक्त जेवणाच्या अगोदर पॉसिबल असेल तर आपण काही सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे दूध आणि दूध, किंवा अर्धा कप गरम पाणी, त्याच्यात 2 चमचे तूप आणि चिमूटभर सेंधवणे, हा एक पर्याय, किंवा मग चिंचा लवण तेल, हा त्याच्यासाठी सगळ्यात बेस्ट पर्याय। एवढं केलं तरी ते होणार आहे। 4-5 दिवस पाऊस होतो, चिखल होतो आणि 1 दिवस कडक ऊन पडलं तर वरची माती वाळते आणि खालची माती नरम राहते। सेम त्याप्रमाणे समोरची मोशन हार्ड येते आणि मागची सॉफ्ट येते। पण पित्त प्रकृती असेल तर त्या ठिकाणी बर्निंग हे सेन्सेशन, दाह हे लक्षण जास्त असतं, आणि जर वात प्रकृती असेल तर तिथं वेदना किंवा ठणक किंवा टोचल्यासारखं हे लक्षण जास्त असतं। तर पेशंटच्या आहारातूनच आपल्याला कोरडे पदार्थ सकाळच्या अगोदर बंद करणं गरजेचं।
ठीक आहे. खाण्यात जास्त असतील तर ऍक्च्युली आम्ही त्यांचा नाश्ता बंदच केलाय. त्यांना म्हणजे जेव्हा मी नाश्ता बंद करायला सांगितलं आणि म्हटलं पहिली भूक कधी लागते ते बघा, तर त्यांना 12 ते 1च्या दरम्यान पहिली भूक लागते, त्यावेळेतच त्या खातात. त्यामुळे त्यांचा 95% तास कमीच झालाय आता ऑलमोस्ट. पण त्यांना हे जे फर्स्ट टूल पास होत होता हार्ड, त्याच्यासाठीच मग ते काही सुचत नव्हतं की काय एक्झॅक्टली करायला पाहिजे. ऍक्च्युली दुसरा एक पर्याय असा करू शकतो आपण की सकाळी मनुके खायला द्यायचे जर नाश्त्याची गरजच असेल तर. आणि रेग्युलर आपण जे महाराष्ट्रीयन जेवण आहे की सुरुवात वरण भात आणि शेवट वरण भात आणि मध्ये नेहमीचं जेवण, हा त्याच्यासाठी बेस्ट पर्याय आहे. आणि जेवणातनं हिरवी मिरची पहिली बंद करायची, तिच्यामुळे सगळ्यात जास्त उष्णतेचे आणि परिकर्तीचे पेशंट तयार होतात. आंबट वस्तू सगळ्यात. आता मी पंचभौतिक पद्धतीने पण पेशंट पाहतो ह्या पद्धतीने मला आजपर्यंत कळलेलं नाही कन्सेप्ट, पण ताक जिथं जिथं वापरलंय तिथं तिथं तर वेदना, दाह आणि हे लक्षण वाढले. मी जेवढ्या आंबट वस्तू आहेत त्या सगळ्या बंद करतो. पेशंटचा लगेच रिझल्ट मिळतो सेकंड डे थर्ड डेला. तिथं मी जर खूपच इच्छा असेल त्याला आंबट खायची प्रकृतीनुसार, तर मी तिथं त्याला मोर आवळा देतो, पाकातला आवळा देतो, किंवा पिवळं झालेलं लिंबू देतो, हिरवं लिंबू देत नाही, किंवा मग हे देतो, डाळिंब देतो, आणि रिझल्ट खूप छान येतात. पण जर काही काही लोकांना म्हणजे मूळव्याध झाला की ताक पिण्याची सवय असते, ताकाने आजार वाढतो. मी खूप ठिकाणी पाहिले असं. मे बी ते ताक शास्त्रीय पद्धतीने बनवलं नसतं किंवा पॅकिंगचं ताक असतं, त्याला आम्लता जास्त असते. मी हे पण कारण असू शकतं. किंवा प्रकृतीनुसार पिलेलं नसतं, म्हणजे वाताची प्रकृती आहे तर मीठ पाहिजे, पित्त जे आहे तर साखर पाहिजे, आता ते पण कारण असू शकतं. ओके, थँक्यू. विचारा अजून कोणाला काय. किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो. हेलो. हाँ हेलो. हाँ सर, कुछ एक पेशेंट आई थी मेरे पास, जब उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पहले से था, वो कहीं ऑर्थोपेडिक से ट्रीटमेंट कर रही थी, बट मेरे पास आई तभी तीव्र भ्रम ये लक्षण लेकर आई थी, और वो मतलब उसको नॉशियाटिक फील होके वोमिटिंग यहाँ पे ही हो गया. ऐसे 2-3 बार हुआ एपिसोड मेरे सामने. तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट में डिटेल क्या है, डिटेल क्या है बोला उसमें, क्या है डिटेल, क्या है भ्रम, किससे, हेतु क्या है वो बताओ. हेलो. हाँ सर. मैं ये जो आपने बोला है ना उसको मैं दवाई बता सकता हूँ, पर ये हेतु क्या है, किस वजह से हुआ है. हाँ सर, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है. ठीक है ना, वो अपनी चीज नहीं है. उसको पेनिंग, दर्द क्या है वो बताओ. हाँ सर. देखो छर्दी है, सुनो, छर्दी है और भ्रम है, ये 2 लक्षण है. हाँ सर. ठीक है. हाँ, अब ये 2 लक्षण 2 चीज़ों में आते हैं, एक वातज छर्दी और भ्रम में, और पित्तज में. ठीक है ना. हेलो. हाँ सर. हाँ, तो छर्दी है, ज्वर है, और ये ऐसा भ्रम है, ऐसा अगर हो रहा है तो इसको ग्रंथकारों ने दवाइयाँ दी है. हाँ, कषाय रस का जो ये है वटांकुर जो रहते हैं, हाँ, उसका क्वाथ, हाँ, इसके साथ देना रहता है. किसके साथ, अपने शहद के साथ. पर ये ट्रीटमेंट नहीं है. उसका हेतु क्या है, किस वजह से क्या हुआ है वो देखो. हाँ, वो भ्रम स्वस्वेद है क्या, अगर वैसा हो तो ये पित्तात्मक भ्रम है. हाँ, तो फिर अमृता से काम चल जाएगा. ठीक है. तो किस वजह से क्या है वो ढूंढना पड़ेगा हमें. और ढंग से पूरे हेतु. सर, उनको सर्वाइकल पार्ट में पेन था, जब मेरे पास आई थी तो पेन था. साथ में एट द सेम टाइम उनको चक्कर आ रही थी, जो वो मतलब पूरा दुनिया घूमती है ऐसे बोल रहे थे. तो इट्स मतलब हम लोग पित्तज भ्रम में कंसिडर करते हैं ना ऐसे. और सही उनको सामने, आंखों के सामने अंधेरा भी आ रहा था, इसलिए वो पूरा टाइम आंखें बंद करके बैठी थी. हाँ, तो ये पैतृक संप्राप्ति ज्यादा है. हाँ सर. हाँ, तो वैसे है तो आपको उसको नस से चालू करो. हाँ, गोघृत का करो, या फिर जो पित्त जो छर्दी, या फिर पित्तज जो कुछ पित्तघ्न द्रव्य है उससे सिद्ध तेल का जो है वो नस से चालू करो. हाँ, किस वजह से भ्रम बढ़ रहा है वो उसको उसका प्रोफेशन क्या है, वो टीचर है क्या है. हाँ सर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. हाँ,
तो एक विशिष्ट स्थिति से ऊपर देखना, हाँ, ये मन्याशूल मन्यास्तंभ का कारण है ना। मन्यास्तंभ के अगर कारण दिए तो क्या है, क्या बोले हैं, विवृत्तो ऊर्ध्वम निरीक्षणी, जो ऊपर की ओर ज़्यादा देखते हैं, हाँ, तो उसको मन्यास्तंभ होता है, हाँ। तो ये कारण मन्यास्तंभ का या फिर मन्याशूल का होगा। तो उसको बोलो कि जो सीट है उसकी जो हेतु है वो उसको पहले नील करो, हाँ, कंप्यूटर की जो ये लेवल है और सीट की लेवल वो मैच करो, हाँ, वो हेतु क्या है वो देखो, और इसके हिसाब से उसको वात पित्त में जो जो उपचार बताए गए हैं वो उपचार उसको करो। ओके सर, ठीक है। फिर वो अमृतादि गुड़ हो गया, पर हेतु अच्छे से निकालो। बोलो सर, तीव्र अवस्था में हम लोग स्टार्ट में क्या दे सकते हैं उनको? मतलब मैंने सुवर्ण शेखर भी चाटन दिया उनको, हाँ, बट फिर भी उनको सेम चीज कंटिन्यू हुआ। कौन सा सेम चीज? मतलब वॉमिटिंग हो रहा था, नॉशेटिक लग रहा था, पूरा 5-7 दिन उनको वही सेम सिम्टम्स थे। हाँ। फिर जाके उनको थोड़ा सा आराम मिलना स्टार्ट हुआ। हाँ, तो फर्स्ट 5 to 7 डेज में क्या चिकित्सा देना है जिससे उनका छर्दी भ्रम के कम हो? ऐसे तो मैंने भ्रमरी फांट भी चालू किया था, माउंसी धमासा निशोत्तर का। हाँ। तो फिर भी 5 to 7 डेज लग गया उनको ठीक होने के लिए। हाँ। अभी वो उसका ट्रीटमेंट होने के बाद उसको यष्टि मधु, कुटकी, हाँ, ये इसके साथ देना है। क्या देना है? जो शर्करा पानी है ना, उसके साथ उसको ये दे दो। फिर उसको क्या हो जाएगा, ये सब कम हो जाएगा, भ्रम और छर्दी बिर्दी। और फिर उसको पूरी केस डिटेल ले लो और ग्रुप में डालो, हाँ, फिर उसका क्या है कॉज वो पता चल जाएगा। फिर मन्या के ऊपर लगाने के लिए कौन सा तेल लगाना है, नस्से में कौन सा देना है, पाठादी तेल करके एक आया है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ, पित्तज प्रतिशय में आया है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। पर एग्जैक्ट क्या है, किससे व्याधि पहले उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, ये सब डिटेल ये करो तो उसकी ट्रीटमेंट हमें देने ईजी हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, भ्रम जो है वो वात से होता है, पित्त से होता है। हाँ, और भ्रम का लक्षण क्या? भ्रम मीन्स क्या कि चक्र आरूढ़ एवं इव ऐसे लिखा है कि जैसे चक्र जो फिरता चक्र है उसके ऊपर बैठने के बाद जो फील होता है वैसे फील भ्रम में होना चाहिए। हाँ, तो सस्वेद भ्रम जो होता है कि पसीना छूटता है और प्यास लगती है, ये टिपिकली पित्त का भ्रम है। हाँ, और वात का भ्रम जो है वो जो मॉर्निंग 3 से 6 बजे उसको चक्कर मारती है, ये सब होता है। खाना नहीं खाया तो चक्कर मारती है, ये सब होता है। हाँ, तो वातज भ्रम विम हो तो जीवनीय सिद्ध घृत वित्त दिया तो काम हो चल जाता है। हाँ, पित्तज भ्रम हो तो अमृता धमासा ये बेस्ट औषध है उसको। ठीक आहे. तर आम्ल पित्तामध्ये पण मन्यास्तंभ सांगितलेला आहे ना? हो हो सांगितलेलं आहे. हा, म्हणजे त्याच्यामुळे पण होऊ शकतं. त्याच्याने पण होत आहे. कारण 7-8 दिवस जर कंटिन्यू उलट्या होतात तर मग आम्लपित्त तर ते हेतू काय आहेत, कसे काय घडलेलं आहे, त्याच्या आधी कुठली औषध, कारण मध्ये आधुनिक वैद्यशास्त्राची औषधं, आधुनिक जो मॉडर्न की दवाई है वो बीच में रहती है, तो इसका परिणाम हुआ है क्या? हाँ, उसने जो छर्दी ठहरने की दवाइयाँ दी है क्या, है ना, तो वो वेगावरोध हुआ है क्या, वो भी वो एंगल है इसमें, है ना, तो वो भी देखो उसका। आता कारण तिथं भ्रमामध्ये ते लोक वर्टिंग देतात, वर्टिंग एटीएनजी सिस्टम. हा, तर आपल्यामध्ये पण आम्लपित्तामध्ये किंवा ग्रहणीमध्ये कर्णश्वेन सांगितलेलं आहे किंवा कर्णनाथ सांगितलं, त्याच्यामुळे पण भरपूर वेळा चक्कर होतं ना. तर आता पण आपण थोडं त्याचं कोरिलेट करू शकतो. हेतू काय आहेत, कशामुळे काय होतंय, ये अगर पता चल गया तो ट्रीटमेंट देना काफ़ी सरलता है, कठिन नहीं है. बराबर. हाँ, और तर अध्यशन पण एक तिच्यात होऊ शकतं. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरमध्ये बसून वाचत असतील आणि सतत खाणं त्यांचं होत असेल, त्यामुळे आमोत्पत्ती सतत झाल्यामुळे ते पण हेतू बघितलं तर हेल्प. याम मध्य न भोक्तव्यम बोला है कि 3 घंटे के बीच में नहीं खाना चाहिए. अगर 9 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे वेफर नहीं खानी चाहिए. हाँ, और याम युग्मम न लंघयेत, 2 याम के बाद लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पाचन होने लगता है, जो अग्नि धातु पाचन करने लगती है. तो ये अध्यशन भी नहीं होना चाहिए और प्रमिताशन भी नहीं होना चाहिए, अल्पाशन भी नहीं होना चाहिए. हाँ, मीन्स 8-9 बजे खाना और फिर 12 बजे भोजन करना,
ये भी नहीं होना चाहिए, और डायरेक्ट 3 बजे मैं खाना खाता हूँ, बीच में कुछ भी नहीं खाना, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दोनों चीज़ें रहती है। कई पेशेंट चाय भी पीते हैं और 3 बजे खाना खाते हैं, ये भी गलत है। और नाश्ता, हमारे ग्रंथ में 2 ही आसन बोला है, हाँ, प्रातरासन और सायमासन। तो नाश्ता ये हमारे ग्रंथकारों में नहीं है, हमारे आयुर्वेद में नहीं है। तो सायमासन है और प्रातरासन है, सुबह खाना और शाम को खाना, रात को भी नहीं, शाम को। हाँ, तो ये होता नहीं। तो ये ब्रेकफास्ट बीच में, सपोज त्यांनी ब्रंच केला आणि 7-7:30 ला खाल्लं तर बेटर राहील। हाँ, मतलब लंच एज ए लंच एज ए हेच करायचं, मीलच करायचा। जैसे पूरा पेट भर के खाना सुबह जो भूख लगती है वो, और फिर शाम को 6 बजे। ऐसे पेशेंट को बोलना यही ऐसा ही है, ठीक है ना, और ऐसे ही करना रहता है, तभी आप ठीक होगे। ऐसे उसको ये करके ही छोड़ना है। देखो होता है क्या आपसे, ऐसे नहीं। पहले हमारा ये जो सेंटेंस है वो ऐसे नहीं बोलने कि देखो आपसे होता है क्या, आप नाश्ता मत करो, खाना ही खाओ, ऐसे नहीं बोलना। आपको यही करना है, तभी आप ठीक हो जाओगे। हाँ, दवाई से अगर आप ठीक होते तो पहले के कितने डॉक्टर आपने बदले हैं, उनसे ठीक होते, तो दवाई से नहीं ठीक होने वाले, ऐसा उनको बोलना है, और फिर अपना काम चालू होगा। तो 2 ही आसन है। हाँ, ब्रेकफास्ट में हमारे में नहीं है। हाँ, आगे, क्योंकि 6 बजे के बाद, सायंकाल के बाद जो स्रोत से है वो बंद होने लगते हैं, अग्निमांद्य हुआ रहता है। उसके बाद जो भी खाना आप खाओगे उससे आम निर्मिति होगी ही होगी। हम रोज़ 8 बजे 9 बजे खाना खाते हैं, रोज़ आम निर्मिति होती है हमारे भी में और पेशेंट में भी, क्योंकि कोई अभी 5 बजे 6 बजे खाना खाता नहीं। हाँ, तो ये रोज़ आम निर्मिति है, और ये धीरे 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 संचित आम कभी तो व्याधि निर्माण करता ही है। हॅलो सर, विदग्धाजीर्णामध्ये कसा विचार करावा? म्हणजे पेशंट जेवणानंतर एक 5 ते 6 तासानंतर तो म्हणतो तिखट किंवा आंबट ढेकर येतात किंवा जळकी लागते, तर तिथे कसा विचार करा, म्हणजे काय द्यायला पाहिजे? जो आम्ल विपाक है, पहले ही जो खाना हमने खाया है षड्रसात्मक जो कुछ है, उसका अगर मिर्ची भी खाई तो उसका मधुर विपाक मधुर ही होगा, ठीक है। आम्ल विपाक आम्ल ही होगा, और फिर कटु विपाक कटु ही होगा। अब होता क्या है, ये जो आम्ल विपाक है, अगर हमने विदाह कर आहार विहार लिया तो वो आम्ल विपाक जो है वो बढ़ता है, और उसको ये महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना, उसको पहले खाने में जो कुछ बदल है, आम्ल, तीखा, खट्टा और लवण, ये जो चीज़ें हैं उसको क्या करना है, बंद करनी है। उससे अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट देनी है, अजीर्ण की जो है। तो पहले खाने में ही ज़्यादातर जो रोग है ना, वो खान पान में ही बदल किया, थोड़ा फार चेंजेस किए तो वो रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो निर्मिति वहाँ से हुई है। बाकी फिर उसको देने के लिए आप धमासा, अमृता, यष्टि, विश्व, ऐसे कॉम्बिनेशन आप देने के बाद वो सब ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। हाँ, बोलो सर, पूछने वाले, बोलो। सर, मैंने ना अपना खुद का केस डिस्कस करना है। बोलो। सर, मेरा पेट दर्द रहता है। कब रहता है? लोअर एब्डोमेन में। हाँ। क्या सर? हाँ, बोलो, बोलते जाओ। लोअर एब्डोमेन में, और फ्लैटुलेंस भी बहुत ज्यादा। हाँ, ज्यादा टाइम, ज्यादातर पीरियड्स से 10-12 दिन पहले दर्द शुरू हो तो जाता है। आपकी डिटेल केस ग्रुप में डाल दो। हाँ, आप जो अभी एक एक बताओगे ना, उससे अच्छा एक लिख कर ग्रुप में डाल दो। हाँ, उसका हम ये करेंगे। हाँ, उसकी क्या बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्यों पेन होता है, क्या पेन होता है, कब से होता है, वो सब डाल दो। हाँ, कब क्या खाने के बाद होता है, क्या खाने के बाद नहीं होता है, ये सब आप ग्रुप में डाल दो। हेलो, हाँ जी सर। क्या खाने के बाद होता है, क्या खाने के बाद नहीं होता है, ग्रुप में डाल दो, और उससे हम ये कर देंगे। ठीक है। पूछो, और किसी को कुछ पूछना है? बोलो। सर, एक पेशंट आहे, म्हणजे त्यांच्या फक्त एकाच तळपायाला दाह होतो, म्हणजे दाह असा प्रॉपर नसतो, म्हणजे ते सांगतात की तिथे थोडं थोडंसं असं
तो म्हणजे दुखणं पण नाही, पण असं थोडंसं जसं आपल्या ठिकठिकाणी जसं हाताला मिरची लागल्यावर जसं होतं ना तसं त्यांना दाह होतो. पण त्याचा त्यांना त्रास नाही होत, पण काही खाल्ल्यावर सकाळी लवकर तर तो अधिक वाढतो. काय खाल्ल्यावर? त्यांचं काही खाऊ देत. म्हणजे मी असं त्याचा विचार केला की त्यांना स्त्रोतरोधजन्य काहीतरी तिथे ऑब्स्ट्रक्शन होत असेल. म्हणजे तिथे सकाळी नाश्ता केला ना, भूक लागलेली असते, पण जर त्यांनी नाश्ता केला किंवा जेवणही केलं तरी त्यांना तो त्या पायाला दाह सुरू होतो असं आहे. मी त्यांना थोडं सजेस्ट केलं की तुम्ही तो नाश्ता नका करू किंवा जेवण करत असाल तर थोडं अजून भूक लागली की करा, म्हणजे 11:30-12 पर्यंत करा. एक्झॅक्ट काय होतं हे त्यांना सांगायला सांगा. हेतू बितू बघा सगळे. तळपाय जे आहेत, जो पाद है हमारे पादतल जो है, ये मांस का अवयव है और ये वात के स्थान पर आया हुआ अवयव है. तो इसमें मांस वात जाने की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप चक्रमण करोगे तो वात वृद्धि होगी. इसीलिए पादत्राण पहन कर ही चक्रमण करने बोला है. या फिर ठंडे फर्श पे चलोगे फिर वात वृद्धि होगी. तो ये वात वृद्धि होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं. तो ये सब एंगल देखकर आप बाकी से सब चीज़ें देखो क्यों हो रहा है वैसे. ठीक है. हमारे ग्रंथों में ये जो ऐसे ऐसे अलग अलग लक्षण बताए गए ना, वो अलग अलग लक्षण है. आप अगर ग्रंथ पढ़ोगे तो चींटियाँ जैसे दौड़ती है वैसा लक्षण है. जो पेशेंट ये करनी टर्मिनोलॉजी वो मैं बिठा नहीं सकता, ऐसे भी लक्षण हमारे ग्रंथ में है. सिर्फ वो पढ़ना चाहिए और उस वैसे लक्षण देखने चाहिए. ठीक है. पण सर ते एकाच पायाला होतं म्हणून मग काय, म्हणजे मग व्हायला पाहिजे का पाददाह आपण म्हटलं तो दोन्ही पायांना पण नहीं, एक ही पैर को क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा. कैसा है, दोनों पैर को हो रहा है तो ये व्याधि का बड़ी चीज़ नहीं है. दोनों अगर पादहर्ष है, पाददाह है, वॉटेवर है, तो ये एक ही पैर को है, इसका मतलब ये कुछ तो अलग केस है. अलग केस है इन द सेंस वो उस पैर पर कभी गिरी है क्या, वो सोते समय उस पैर का इस्तेमाल तकिए पर डालने के लिए करती है क्या, इससे लेकर अलग अलग हेतु है, वो आपको निकालने पड़ेगा. उसी पैर को क्या, क्यों, उसी पैर में व्याधि क्यों हुई, उसी पैर में खवई गुड़ने क्यों आया. हमारे पास एक पेशेंट थी, उसको एक ही पैर में स्वेटिंग आता था. ऐसे होता है तो उसको ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है कि वो उसी पैर को क्यों. ठीक है ना. और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट. तो डावा पाय आहे का? नाही, उजवा आहे. मग त्यांना काही वेळाची हिस्ट्री विचारून घेणार मी. उस पैर को सूजन आती है क्या? नहीं, सूजन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी शायद वो पैर उनका थोड़ा तकलीफ देता है. तो उस वजह से मुझे अभी आपने बताया तो थोड़ा क्लिक हो रहा है कि उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उनको वो पैर में कभी कभी तिथे दुखतं पण त्यांना, म्हणजे पूर्ण पाय पण कधी कधी दुखतो. सो मे बी तिथे वात वृद्धी अधिक होत असेल रादर, म्हणजे दुसरा पाय नॉर्मल असल्यामुळे आणि हा म्हणजे काही डिफॉर्मिटी नाही, पण त्यांना जेव्हा डिलिव्हरी मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता असं सांगत होतं मी. तर एकदा क्लिअर करेल आणि मग आपल्या तिथे कसा आवृत्त वात दिसतोय बघा. लक्षात, कसा कफावृत्त कसा दिसतोय तर तुम्ही त्याला स्वेदन द्या. पित्तावृत्त वात दिसतोय तर तुम्हाला व्यत्ययाची ट्रीटमेंट सांगितलेली आहे. तुम्हाला असं दिसतंय की नाही कफपित्त संसृष्ट वात आहे, तर पहिला पित्ताची ट्रीटमेंट, मग कफाची ट्रीटमेंट, मग वाताची ट्रीटमेंट. तुम्हाला वाटते की वात रक्तासारखं आहे, मग वात रक्ताची ट्रीटमेंट. लक्षात आलं. अशानुसार तुम्ही त्याचं डायग्नोज करा तो वात कशा पद्धतीचा आहे. खास भोजन केल्यानंतरच काहीतरी त्याला होतंय तर सरळ ते अन्नावृत्त वात असं काही निदान करून अन्नावृत्त वातामध्ये पहिला वमन सांगितलेलं आहे, तो वमन द्यायचं. आणि तुम्हाला वाटतं नाही हे तसलं काही लक्षण नाही, मांसासारखं आहे, तुडवल्यासारखं बरं वाटतंय त्याला, असं काही सगळं वाटतंय, तर मांसावृत्त वात आहे तशा पद्धतीने जावा. तुम्हाला वाटते की नाही हे अस्त्यावृत्त वात असते ही सगळी लक्षणं दिलेली आहेत. अस्त्यावृत्त वात म्हणजे काय लक्षण आहे, तर त्या पद्धतीने तुम्हाला वाटतंय तर तिक्तक्षीर बसत्यासारखी बसते देऊन टाका त्यांना. असं मळाचा संबंध येतोय की मलबद्धता आली आणि खास असं काहीतरी जाणवतंय, तर मग काय करायचं, हे पुरुषावृत्त वात आहे. मग ते एरंड तेलाची बस्ती बिस्ती जे किंवा एरंड तेल दुधात घालून द्यायचं, ते जे साहित्य सांगितले ते
पुरुषावृत्त वाताचं आहे. असं अशानुसार त्याचं ते तुम्ही वर्गीकरण करा आणि उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करो. और एक क्वेश्चन लेंगे हम और रुकेंगे. सर, एका पेशंटला केसामध्ये ती जटा निर्माण झाली आहे आणि एकाच ठिकाणी आहे छोटीशी, तर त्यावर काय करता येईल? तर हा जो केसामधला मळ जो आहे, याचा मळ उत्पत्ती होणं हे प्रमेयाची पूर्वरूप सांगितलेली आहेत. केसात मळ जास्त निर्माण होणं, कानात मळ जास्त निर्माण होणं, नाकात मळ जास्त निर्माण होणं, डोळ्यात मळ जास्त निर्माण होणं, दातावर टार्टर जमणं, हे सगळे मळ जी आहेत ना, ज्यांना ती प्रमेयाची लक्षणं पूर्वरूपामध्ये सांगितले. तशी काय दिसत असतील तर त्यांना प्रमेयनाशक चिकित्सा आतापासून सुरू करा. जर ते तुम्हाला वाटतं की त्याच्यात केसात खवडे बिवडे पण आहेत, दारुणका अशी काही आहेत, तर त्याची पूर्ण केस खरडवून त्याच्यावर कुष्ठाची ट्रीटमेंट चालू करा. ट्रीटमेंट कळलं? हो सर. तिला एकाच ठिकाणी आहे तर बाकी तर काही खाज वगैरे काहीच नाहीये. असं दे ना, डोक्याच्या मागे एकाच ठिकाणी तयार झालेला आहे. असं दे ना, ते पूर्ण काढायचं, बघायचं आत काय खवडे. पूर्ण केस काढल्याशिवाय पेशंटचं काय कळत नाही ती त्वचा कशी आहे. त्यामुळे जर तसं जर काही पॉसिबिलिटी असेल, केस काढता शक्य असेल तर शक्यतो पुरुषांची तर शक्य असतात, तर काढायचे आणि मग कळतो सरसर की एवढं ते कुष्ठ आहे. तसं काही नसेल आणि तसंच नुसतं येत असेल तर मग प्रमेयाचा विचार करायचा आणि ट्रीटमेंट चालू करायचा. आणि विचार करायचा झाला तर तो अस्थिचा मळ आहे आणि जो डोक्यावरच्या अस्थिचा जो मळ आहे म्हणजे केस जे आहेत ते मज्जेशी संबंधित आहे. त्यामुळे मज्जेचा मळ, मज्जा धातू आणि अस्थि धातू आणि प्रमेय हे तिघांना अनुसरून ट्रीटमेंट करायच्या. लक्षात, मज्जा चांगली होते का बघायची, म्हणजे मज्जा चांगली आहे का बघायची इन द सेन्स की ग्रहणी व्यवस्थित आहे का बघायची. भूक लागणं बिगणं ग्रहणीची जी कामं आहे ती व्यवस्थित आहेत का बघायची. आणि ती सगळी नसेल ते नसेल एक एक पॉईंट हे करायचं, रूल आउट करायचं, हे नाही ते नाही ते नाही मग काय, असं करायचं आणि ट्रीटमेंट द्यायची. कुठलाही अनुक्त व्याधी कळाला नाही, कौन सा भी अनुक्त व्याधि हो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या देना, व्याधि कहाँ पर है, वो जिस स्थान पर है वो जो स्थान है वो किस दोष का है, किस धातु का है, और उसके लक्षण क्या है, वो लक्षण किस दोष को हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं. ऐसे निकाला गया तो आपको पता चल जाता है कि किस पर ट्रीटमेंट करनी है और क्या करनी है. चाहे कोई भी व्याधि हो अनुक्त. ठीक है, ओके. और किसी का कुछ है छोटा क्वेश्चन? ठीक है, रुकेंगे. ओके, गुड नाइट सर. ओके, गुड नाइट.